हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वाले शुरू के वीडियो में पढ़ा था कि जब वर्णों का समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह होता है, वो शब्द कहलाता है। और प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की क्षमता रहती है, क्षमता, शक्ति। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की क्षमता रहती है। यही क्षमता साहित्य में शक्ति कहलाती है। वर्णों में जो शक्ति होती है वही शक्ति साहित्य में शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के अर्थ, शब्द शक्ति की परिभाषा है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से, जिस व्यापार से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। वह माध्यम ही, हिंदी में वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। आचार्य मम्मट ने शब्द के 3 प्रकार बताए। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में, गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि आचार्य मम्मट ने शब्द के कितने प्रकार बताए थे। तो दोस्तों, आचार्य मम्मट ने शब्द के 3 प्रकार बताए थे। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षित शब्द और तीसरा है व्यंग्य शब्द। कभी कभी परीक्षा में ये उल्टा पूछ लिया जाता है, विपरीत पूछ लिया जाता है कि शब्द शक्ति के 3 रूप, 3 प्रकार, वाचक, लक्षित और व्यंग्य शब्द के कौन से आचार्य ने बतलाए थे, कौन से आचार्य ने दिए थे। तो आचार्य मम्मट ने शब्द के 3 रूप बताए थे। पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षित और तीसरा है व्यंग्य शब्द। तो देखते हैं शब्द। वाचक शब्द, जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ यानी जो श्रोता सुनता है उसका अर्थ सीधा ग्रहण कर लेता है। जो भी वक्ता बोलता है, बोलने का जो तरीका है, जो बोलता है वह सीधा बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही श्रोता उसको स्वीकार कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो जो वक्ता बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो श्रोता भी इसका अर्थ ऐसे ही स्वीकार करेगा कि हाँ, विद्यार्थी हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर या लक्षण वगैरह वगैरह नहीं देखे जा सकते। वक्ता द्वारा जो बोला गया अर्थ है वही श्रोता स्वीकार करता है, उसी को ग्रहण करता है। दूसरा है लक्षित शब्द, जब वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ उसके लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है। जब भी कोई वक्ता किसी वाक्य को बोलता है तो उसका अर्थ उस वाक्य के लक्षणों के आधार पर स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। उसे लक्षित या लक्षार्थ वाक्य, लक्षार्थ शब्द कहते हैं। जैसे मैं राजस्थानी हूँ, तो यहाँ पे राजस्थानी जो शब्द है उसका अर्थ लिया गया राजस्थानी संस्कृति से। मैं राजस्थानी हूँ अर्थात मैं राजस्थानी कल्चर से, राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी संस्कृति को जानता हूँ, मैं उसको अच्छे प्रकार से जानता पहचानता हूँ। तो यहाँ पे राजस्थानी का लक्षण पे आधारित है कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी रखता हूँ। अगला वाचक शब्द है व्यंग्य शब्द। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ न तो वाच्यार्थ के आधार पर और न ही लक्षार्थ के आधार पर ग्रहण किया जाए, बल्कि व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। व्यंग्य शब्द यानी न तो वाच्यार्थ से काम चले और न लक्षार्थ से काम चले, अर्थात कोई व्यंग्य के आधार पर यानी तीसरा अर्थ निकालना पड़े, तीसरे तरीके से अर्थ ग्रहण किया जाए, वही व्यंग्यार्थक शब्द कहलाता है। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, तो यहाँ पर जो संध्या हो गई है, इस वाक्य का, इस संध्या होने का जो संध्या जो शब्द है, इसका जो भी व्यक्ति सुनेगा वो अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उसका अर्थ निकालेगा, अर्थात व्यंग्य के आधार पर उसका अर्थ निकालेगा।
जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, अगर बच्चों ने सुना संध्या हो गई तो वह अपना खेल छोड़कर अपने अपने घर चले जाएंगे कि सांझ होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। यही वाक्य किसी मंदिर के पंडित ने सुना होगा तो उसने सोचा होगा अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार कि अब हमें मंदिर में आरती करने का समय हो गया। और किसी गृहिणी ने वाक्य सुना होगा तो उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अब हमें गाय को धोने का समय हो गया, रसोई का काम करने का समय हो गया, अब हमें काम करना चाहिए। तो संध्या हो गई ये शब्द का जिसने भी सुना वह अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार, अपनी व्यंग्य शक्ति, व्यंग्य के आधार पर इसका अलग अलग अर्थ निकाला। और जहाँ पर ऐसा होता है वहीं व्यंग्य शब्द होता है, वहीं पर व्यंग्य शब्द होता है। तो वाचक का अर्थ है वाचार्थ, और वाचार्थ शब्द कहाँ में लिया जाता है? अभिधा शब्द शक्ति में। लक्षक का अर्थ है लक्षार्थ, यानी वाक्य किसी लक्षार्थ पर है, और इसका जो वाक्य है इसकी शब्द शक्ति है वह लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंजक यानी व्यंग्यार्थ पर आधारित है वह शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। तो अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के भेद सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति को दो भागों में बांटा गया, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति और प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति, इसको दो भागों में बांटा गया, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो अब सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति वो होती है वे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, यानी जो वक्ता बोलता है उसका अर्थ और जो श्रोता सुनता है उसका जो भाव दोनों का एक ही होता है, समान होता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। परिभाषा। वाचार्थ यानी मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने में, यानी वक्ता जो शब्द बोलेगा उसी शब्द का अर्थ श्रोता भी उसी अनुसार लगाएगा, वहीं पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है, किसी वक्ता ने कहा जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और जिसने भी सुना, श्रोता ने सुना, तो वो भी इस वाक्य को इसी वक्ता श्रोता ने जो अर्थ ग्रहण किया है उसने भी यही किया जो वक्ता ने कहा था, हाँ कि हाँ जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला है किसान फसल काट रहा है, तो वक्ता के द्वारा जो बोला गया भाव था यही श्रोता के द्वारा भी भाव लिया गया कि किसान फसल काट रहा है। आगे उदाहरण है, जैसे गाय घास खाती है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मैं अपने लक्ष्य के लिए खूब मेहनत करूँगा, मोर जंगल में नाच रहा है, अर्जुन कुशल धनुर्धर है। ये वाक्य हैं, इनमें जो श्रोता बोलता है और बोलने का जो अर्थ है वही अर्थ श्रोता भी इसका अर्थ वही लगाएगा, अर्थात वक्ता का और श्रोता का दोनों का अर्थ एक ही है, और जहाँ पर दोनों का अर्थ एक ही होता है वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब देखते हैं दूसरी शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ लोक प्रचलित न होकर, जब किसी शब्द का अर्थ लोक प्रचलित अर्थ न लेकर उसके लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है, यानी लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा। लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति में दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य का अर्थ लक्षण के आधार पर लगाया जाता है कि वक्ता के द्वारा जो बोला गया वाक्य उसका लक्षण क्या है उन्हीं के अनुसार लगाया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है वह गधा है, वह गधा है, तो यहाँ पर दोस्तों वह गधा है, तो गधा जानवर है, तो ये किसी का नाम लेकर ये तो नहीं कह सकते कि वह पशु है, गधा पशु है या जानवर है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गधा का अर्थ लक्षण के आधार पर है कि उसने कोई ऐसा काम ऐसा किया है जो जानवर के समान है या मूर्ख के जैसा काम किया है। वह गधा है, उसने कोई काम ऐसा किया है जो मूर्ख करता है, मूर्ख के समान ऐसा कोई काम किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य या जीव गधा हो जाए, जीव कोई गधा हो जाए। यहाँ पर कहने का भावार्थ है
यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार वह गधा है, तो यहाँ पर अर्थ लगाया गया कि वह मूर्ख है, उसने कोई काम ऐसा किया जो मूर्ख के समान करता है। अगला उदाहरण है राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है, तो यहाँ पर राजस्थान वीर थोड़ी होता है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान वीर थोड़ी होता है। यहाँ पे राजस्थान के रहने वाले लोग हैं वो वीर हैं। राजस्थान तो एक स्टेट का नाम है, राज्य का नाम है, तो राज्य कैसे वीर हो सकता है। यहाँ पर अर्थ लिया गया, यहाँ पे लक्षण लिया गया, लक्षणों के आधार पर वाक्य है, तो इसका लक्षण लगाया गया कि राजस्थान में रहने वाले लोग हैं वो वीर है। अगला उदाहरण है यह ताजमहल कब पूरा होगा। यह ताजमहल कब पूरा होगा। किसी एक व्यक्ति ने, कोई दूसरा व्यक्ति अपने घर का काम चला रखा है जो लंबे समय से काम चल रहा है, तो उसने एक विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से उस मकान की ओर इशारा करके कहा कि ये ताजमहल कब पूरा होगा, अर्थात विशेष प्रयोजन से कि ये जो मकान का काम चल रहा है ये कब तक पूरा हो जाएगा। तो कहने वाले का उद्देश्य था कि ये ताजमहल जैसे लंबे समय तक काम चला था, तो उसी प्रकार ये काम चल रहा है तुम्हारे भवन का, तुम्हारे घर का, ये ताजमहल जैसा इसका काम कब तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहले देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, तो लक्षणा शब्द शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहले इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक तो रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति रूढ़ि लक्षणा में है जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि, लोक प्रचलन यानी पुरानी प्रथाओं या लोक प्रचलन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जहाँ पे रूढ़ि परंपराएं, लोक प्रचलन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पंजाब शेर है, तो दोस्तों पंजाब शेर कैसे हो सकता है। पंजाब शेर कैसे हो सकता है। इस वाक्य का तात्पर्य है, इस वाक्य का अर्थ है कि पंजाब के रहने वाले लोग, पंजाब के निवासी हैं, वह शेर है, अर्थात वह बहादुर है, डरपोक नहीं है, निडरपोक है। पंजाब के रहने वाले लोग हैं वह साहसी है, शेर के समान है। इस वाक्य का अर्थ लिया गया। अगला हमारा उदाहरण है वह हवा से बातें कर रहा है। तो दोस्तों हवा से बातें करना मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ है तेज चलना। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि लक्षणा शब्द शक्ति में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग अधिकतम होता है, कि जहाँ पर भी आपको लोकोक्ति और मुहावरे नजर आए तो वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति ही होगी। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, तो इसमें मुहावरा है, और हवा से बात करने का अर्थ है तेज चलना, तो वह हवा के समान तेज चल रहा है। हमारा अगला उदाहरण है भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। तो यहाँ पर भी कमर कसना मुहावरा है, और कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना, कि भारतीय सैनिकों ने आतंकवाद को नष्ट करने की, समाप्त करने को तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए। तो जहाँ पर भी लोकोक्ति और मुहावरे नज़र आते हैं वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है। आगे उदाहरण हो रहे हैं बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, तो यहाँ पर जो हरिश्चंद्र शब्द है ये लोक प्रचलन के आधार पर है, पुरानी परंपराओं से चला रहा है, रूढ़िवादी से चला रहा है। हरिश्चंद्र का तात्पर्य लगाया जाता है कि यहाँ ये सत्यवादी के लिए काम में लिया जाता है। हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए काम में लिया जाता है। तो बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, अर्थात आप बड़े सत्यवादी बनते हो। अगला उदाहरण है आइए गांधी जी। आइए गांधी जी, तो यहाँ पर भी गांधी जी शब्द है, ये पुरानी परंपराओं से चला रहा है, रूढ़िवादी से चला रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी का अर्थ है शांति प्रिय व्यक्ति, सादगी प्रसन्न व्यक्ति, अहिंसावादी। तो जिस व्यक्ति के लिए काम में लिया गया कि आइए गांधी जी, वह शांति प्रिय होगा, सादगी प्रसन्न होगा, अहिंसावादी होगा। तो गांधी जी की संज्ञा वहाँ पर दी गई है, अर्थात ये लोक प्रचलन के आधार पर वाक्य है। तुमने तो मेरी, अगला वाक्य है तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, तो यहाँ पर आंखें खोलना एक मुहावरा है, और आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता बतलाना। आंखें खोलना का मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता दिखलाना या बतलाना। तो जहाँ पर भी आपको मुहावरा नजर आए वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति।
कौन सी शब्द शक्ति? रूढ़िवादी लक्षणा शब्द शक्ति। अगला हमारा उदाहरण है, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई। तो यहाँ पे इंग्लैंड की 4 विकेट से कैसे पराजय हो सकती है? इसका अर्थ है, लक्षण के आधार पर इसका अर्थ है कि इंग्लैंड जो देश है वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और उन खिलाड़ियों की 4 विकेट से पराजय हो गई। तो वाक्य को सीधा करने के लिए रूढ़िवादी लक्षणा के आधार पर इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हो गई, सीधा वाक्य बोल दिया। अब इसका भावार्थ ये लिया जाएगा कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है उनकी 4 विकेट से पराजय हुई है। हमारा अगला उदाहरण है, राजस्थान अभी संपूर्ण साक्षर नहीं हुआ है। तो राजस्थान कैसे साक्षर होगा भाई? इसका अर्थ लिया गया कि राजस्थान की जो जनसंख्या, राजस्थान की जो आबादी है वो अभी संपूर्ण यानी पूरी साक्षर नहीं हुई है, उसमें कहीं ना उसमें कुछ कमी रह गई, अर्थात 100% या 100% संपूर्ण साक्षर नहीं हुए हैं, सारे के सारे साक्षर नहीं हुए, कुछ कम रह गए। अगला उदाहरण है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। यहाँ पर 9-2-11 मुहावरा और इसका अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, और जहाँ पर भी मुहावरा होता है वहाँ पर अभी मैंने बताया था कि कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़िवादी लक्षणा शब्द शक्ति। अगला उदाहरण है, वहाँ लाठियाँ चल रही है। तो दोस्तों लाठियाँ कैसे चल सकती है? लाठियों के पैर थोड़ी होते हैं जो अपने आप चली जाएगी। लाठियाँ चलने का अर्थ है 2 दलों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, 2 दलों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, और वहाँ पर झगड़ा बातों से नहीं लाठियों से हो रहा है। तो वहाँ पर कहने वाले ने ये सीधा कह दिया कि वहाँ पर लाठियाँ चल रही है, वहाँ पर 2 दल है, दोनों के बीच में झगड़ा लाठियों से हो रहा है, लाठियाँ चल रही है। इस प्रकार से हमारी ये रूढ़िवादी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब अगली देखते हैं प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति। प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध होता है, लक्षण तो है ही परंतु किसी विशेष प्रयोजन से किसी विशेष उद्देश्य का बोध होता है, वहाँ पे प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है, यमुना पर घर है। तो दोस्तों यमुना नदी पर घर कैसे हो सकता है? कहने का अर्थ है कि यमुना नदी के किनारे घर है, यमुना नदी के किनारे पर घर बना हुआ है। तो यहाँ यमुना नदी पर घर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये लिया गया कि यमुना नदी के किनारे जो घर बना हुआ है घर मेरा है। अगला उदाहरण है, उसका मन पत्थर का है। तो दोस्तों मन पत्थर का कैसे हो सकता है? जब मनुष्य हार्ड मांस का बना हुआ है तो उसका मन पत्थर का कैसे हो सकता है? यहाँ पे मन पत्थर का होने का मतलब है उसका मन कठोर है, पत्थर के समान कठोर है, पिघलने वाला नहीं है, अर्थात वह भावनाओं में बहने वाला नहीं है। तो ऐसे वाक्य जो विशेष पर्पज यानी विशेष उद्देश्य के लिए बोले जाते हैं, विशेष उद्देश्य की ओर संकेत किए जाते हैं, वहाँ पर कौन सी होती है? प्रयोजनवादी शब्द शक्ति। अगला है, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। यहाँ पर चौकन्ना है दोस्तों, क्या है? चौकन्ना है। पुलिस देखकर चोर चौकन्ना हो गया। यहाँ पर चौकन्ना का अर्थ है सावधान हो गया। क्या हो गया? सावधान हो गया। तो पुलिस को देखकर चोर सावधान हो गया। अगला है, आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। तो यहाँ पे उस जो व्यक्ति है, हड्डियों का ढांचा का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति। तो यहाँ पर जिसने ये कहा था कि मैंने आंख उठाकर देखा तो सामने एक कमज़ोर व्यक्ति खड़ा था, अर्थात हड्डियों का ढांचा का समान खड़ा था, अर्थात वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा है कि मैं जिस व्यक्ति को देखा था वह बहुत ही कमज़ोर था। अगला उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज जब हर्षे लोचन भृंग। ये दुआ दोस्तों तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी श्री राम का वर्णन सूर्य उदय के समान कर रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है वह कितना कोमल होता है, कितना अच्छा होता है, कितना सुहावना होता है। उसी प्रकार राम का जो बचपन है वह भी कितना अच्छा है। जैसे सूर्य को हम आसानी से, उगते हुए सूर्य को हम आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही श्री राम की बाल सूर्य के समान है, अर्थात श्री राम की बाल क्रीड़ाएँ भी सूर्य के समान है।
हम उन्हें आसानी से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर राम की ओर विशेष उद्देश्य या विशेष राम के लिए विशेष प्रयोजन से कहा गया है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के जिस व्यापार से लोक प्रचलित या लक्ष्यार्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकालना पड़ता है। शब्द के जिस व्यापार से लोक प्रचलित या लक्ष्यार्थ को छोड़कर हमें कोई तीसरा अर्थ निकालना पड़ता है, यानी जहाँ पर न तो अभिधा से काम चले न लक्षक से यानी लक्षणा से काम चले, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई, किसी ने कहा संध्या हो गई, तो यहाँ पे जिसने भी सुना संध्या हो गई उसने ही अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अपना अपना जो इस वाक्य का अर्थ है अपनी अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अलग अलग निकाला। जिसने भी सुना इस वाक्य का अर्थ, इस वाक्य को उसी ने अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार इस वाक्य का अर्थ निकाला। जैसे संध्या हो गई, बच्चे ने सुना, खेलने वाले बच्चों ने सुना, तो उन्होंने सोचा कि अब अंधेरा हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि सांझ के समय हमें डर लगता है, घर पे भी जाना है, रास्ते में कोई जानवर मिल गया तो डर लगेगा, तो बच्चे दौड़ करके घर चले जाते हैं। अगर किसी पंडित ने सुना है तो वो सोचेगा कि अब सांझ हो गई, हमें मंदिर की आरती करने का समय हो गया। अगर किसी राहगीर चलते हुए मुसाफिर ने सुना है तो वो सोचेगा अब हमें कहीं पर ठहर कर आराम कर लेना चाहिए, किसी धर्मशाला में रुक जाना चाहिए, या हमारा जो आसपास थोड़ी बहुत दूर जो रिश्तेदार है उनके घर हमें चलना चाहिए क्योंकि राह में हम रात गुजार नहीं सकते, सांझ हो गई है। अगर किसी गृहिणी ने सुना है तो वो अपना दिन का काम सारा काम निपटा करके सांझ का जो काम होता है, जैसे दूध धुना, रसोई का काम करना, उस काम में लग जाती है। अर्थात कहने का मतलब है जिसने भी इस वाक्य को सुना संध्या हो गई, वह अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार कल्पना शक्ति के अनुसार अपना अपना अर्थ लगा लिया। जिसने भी सुना अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल लिया, लगा लिया। तो दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति के भेद, तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो पहला देखते हैं शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। दोस्तों शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में जब व्यंजना शब्द शक्ति पर निर्भर, जब व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर निर्भर हो, किस पर निर्भर हो? शब्द पर निर्भर हो और उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के बदल देने से अर्थ बदल जाता है। ये पर्यायवाची शब्द है, अगर उस शब्द की जगह कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका, इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझना। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटी ए वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर। तो दोस्तों चिर जीवो जोरी जुरे, राधा और श्री कृष्ण चिरकाल तक हमेशा साथ साथ रहे, चिरकाल तक हमेशा साथ रहे। क्यों न स्नेह गंभीर, उनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, उनके बीच में जो प्रेम है वह हमेशा ऐसा ही बने रहे। को घटित, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ए वर्ष भानुजा, अब यहाँ पर दोस्तों वर्ष भानुजा के दो अर्थ हैं। एक तो है वर्ष भानुजा का अर्थ है वृषभ की, राजा वृषभ की पुत्री राधा, और दूसरा अर्थ लिया गया वृषभ की बहन गाय, अर्थात वृषभ बैल को भी बोलते हैं, वृषभ बैल को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ है, वर्ष भानुजा का वास्तविक अर्थ है वो लिया गया राजा वृषभ की पुत्री राधा। वे हलधर, यहाँ पर हलधर के भी दो अर्थ हैं। पहला है हलधर के वीर, हलधर के वीर यानी हलधर कौन है? बलराम, और बलराम के वीर यानी भाई कौन है? श्री कृष्ण। और दूसरा अर्थ लिया गया, हलधर का अर्थ लिया गया बैल, बैल का भाई कौन है? बैल। तो यहाँ पे जो पहला अर्थ है उस पूरे दो एक अर्थ बता रहा हूँ दोस्तों कि चिरजीवी जोरू जुरे, राधा और श्री कृष्ण चिरकाल तक बने रहे, साथ साथ रहे, उनके बीच में हमेशा ही घनिष्ठ प्रेम रहे, गहरा प्रेम रहे,
उन दोनों में से कोई भी कम नहीं है, ना तो राधा है और ना ही श्री कृष्ण। अर्थात इन दोनों के बीच में प्रेम हमेशा ही बना रहे, गहरा प्रेम हमेशा ही बना रहे। अगर हम वर्ष भानुजा का जो अर्थ राधा है उसकी जगह हम ये लगा ले कि गाय, बैल की बहन गाय, यहाँ पर क्या है, वर्षभ का अर्थ लगाया था बैल, बैल की बहन गाय, और हलदर का अर्थ लगा लें, क्या लगा ले, बैल, तो इसका जो अर्थ है वह अर्थ नहीं बनेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो शाब्दिक व्यंजना में क्या होता है कि इसके पर्यायवाची शब्द रखने से दोहे का शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सही अर्थ नहीं निकलता, और जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण है, पानी गए कौन द्वार पर, मैं हरी हरी राधे तो बसो कानन पहाड़ पर। कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, मैं हरी राधे तो बसो कानन पहाड़ पर, तो बसो कानन पहाड़ पर। तो यहाँ पर जब राधा जी अंदर रहती है और दरवाजे पर श्री कृष्ण आकर कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, तो राधा अंदर से पूछती है कि कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर। राधा जी जानती हैं, फिर भी वह हंसी मजाक में बोल देती है कि द्वार पर कौन है। तब बाहर से विष्णु, हरि का अर्थ क्या है, विष्णु। यहाँ पर हरि के दो अर्थ हैं, एक तो है विष्णु और दूसरा है वानर या सिंह। तो यहाँ पर हरि ने अपना वास्तविक नाम बताया कि मैं विष्णु हूँ राधे। तो राधा ने कहा कि यहाँ पर हरि का, राधा ने अर्थ लगाया कि अगर तुम वानर हो तो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो गया। राधा ने हरि का अर्थ वानर लगाया तो इसका अर्थ नहीं बनेगा, और विष्णु ने अपना विष्णु सही अर्थ लगाया तो इसका सही अर्थ होगा। अगला वाक्य है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सोन। तो इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, के पानी के बिना सब कुछ सूना है, बेकार है, बेवर्थ है। पानी गए न उबरे, पानी चले जाने के बाद में कोई उभरता नहीं है। जैसे यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ लिया गया चमक से, मानस यानी मनुष्य के अर्थ में लिया गया पानी का अर्थ इज्जत या प्रतिष्ठा से, और चून के संदर्भ में लिया गया पानी का अर्थ पानी या जल से। तो दोस्तों यहाँ पर पानी का पर्यायवाची शब्द जैसे नीर, जल रख देने से इस दोहे का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पानी रखने से ही वास्तविक अर्थ आता है। तो यहाँ पर पानी का पर्यायवाची शब्द रखने से इसका वास्तविक अर्थ है वो नष्ट हो जाता है। अगला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवन चहु और, सुवरन को ढूंढत फिरे कवि वैभवचारी चोर। यहाँ पे सुवरण का अर्थ होता है सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत, अच्छे वर्ण को ढूंढता फिरा। कवि है, यहाँ पे कवि का अर्थ, कवि के लिए अर्थ लगाया गया सुवर्ण का कि अच्छा वर्ण। कवि जब कोई रचना करता है, कविता लिखता है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ण होने चाहिए। और वैभवचारी इसका अर्थ लगाता है, सुवर्ण का अर्थ लगाता है कि गोरी त्वचा वाला, गोरी त्वचा वाली, और चोर लगाता है सुवर्ण का अच्छा धन या गहरा धन। तो यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ अच्छा वर्ण लिखें, अच्छा वर्ण रख दें, या गोरी त्वचा रख दें, या ज़्यादा धन रख दें, तो इस दोहे का भावार्थ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सुवर्ण होगा तो ही इस दोहे का भाव बना रहेगा, अन्यथा इसका भाव नहीं होगा। क्योंकि शाब्दिक व्यंजना में क्या होता है, शाब्दिक व्यंजना शब्द पर निर्भर होती है, और उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के बदल देने से इसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है, उस पूरे दोहे का ही अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर सुवर्ण का दूसरा अर्थ या पर्यायवाची शब्द नहीं लिख सकते, लिखते ही इसका अर्थ बदल जाएगा। अब देखते हैं आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति,
जब शब्दार्थ की व्यंजना शब्द पर निर्भर न होकर उसके अर्थ पर निर्भर होती है। आर्थी का मतलब अर्थ और शाब्दी का अर्थ है शब्द पर निर्भर। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति शब्द पर निर्भर करती है और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ पर निर्भर करती है। जब शब्दार्थ की व्यंजना शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर करती है उसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है, प्रधानाध्यापक ने कहा 4 बज गए। प्रधानाध्यापक ने चपरासी से कहा 4 बज गए। तो चपरासी ने इसका अर्थ लगाया कि अब हमें स्कूल की अंतिम घंटी अंतिम बेल लगानी चाहिए। तो चपरासी ने अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार इस वाक्य का अर्थ लगाया। कल्पना शक्ति के अनुसार इसका अर्थ लगाया कि हमें अंतिम बेल लगानी चाहिए। और बच्चों ने सुना तो बच्चों ने इसका अर्थ लगाया कि अब हमें घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो इसका जिसने भी सुना उसने अपना अलग अलग अर्थ लगाया। इसी प्रकार दूसरा है, किसी ने कहा कि संध्या हो गई। किसी ने कहा कि संध्या हो गई। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके कि संध्या हो गई बच्चों ने लगाया घर जाने के लिए, गृहिणी ने लगाया रसोई का काम करने के लिए, गाय को धोने के लिए, पंडित जी ने लगाया मंदिर की आरती करने के लिए, राहगीर ने लगाया कहीं पर विश्राम करने के लिए। अगला उदाहरण है, सूरज डूब गया। सूरज डूब गया। तो यहाँ पे सूरज डूब गया जिसने भी सुना उसने अपना अलग अलग अर्थ लगाया कि सूरज डूब गया अंधेरा हो गया, बच्चे अपने घर की ओर दौड़ते हैं, घर की गृहिणी अपना काम करने लग जाती है, जो मज़दूर लोग हैं वो अपना काम छोड़कर अपने घर जाने की तैयारी करते हैं, जो राहगीर हैं वो भी कहीं ना कहीं विश्राम करने के लिए स्थान देखते हैं। तो सूरज डूब गए का अर्थ भी जिसने भी सुना, जिस श्रोता ने भी सुना उसने अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ लगाया। इसके और उदाहरण, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वहे वा यमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल, यहाँ पे शीतल का अर्थ है दोस्तों ठंडा। शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडा या ठंडी। और समीर का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ पर शीतल की जगह हम ठंडी और समीर की जगह हवा रख देते हैं। तो इस दोहे में इस दोहे के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो शीतल और समीर के रहने से होता है वही ठंडी और हवा के रहने से भी इसका अर्थ वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि ये शब्द शक्ति किस पर है? शब्द पर निर्भर न होकर अर्थ पर निर्भर करती है। हमें अर्थ चाहिए जो ठंडी और हवा रखने पर भी वैसा ही अर्थ हमें मिलेगा, वैसा ही अर्थ इस दोहे का निकलेगा। अगला है, स्वार्थु सुकृतु न सरमु वर्था देखी व्यंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पंछिनु न मारी। तो पंछिनु ने मारी। तो यहाँ पर ये बिहारी जी द्वारा लिखा गया है कि राजा जय सिंह जब अकबर के कहने में आकर अपनी ही प्रजाति के अर्थात अपने ही राज्य अपने ही देश के राजाओं को मारने लगा तब कहा गया। तो यहाँ पर जो बाज है वह जय सिंह के लिए आया। बाज किसके लिए है? जय सिंह के लिए। तो यहाँ पर बाज को हटाकर हम किसी और पक्षी का नाम लिख देते हैं या जय सिंह का नाम लिख देते हैं तो भी इसी का अर्थ यही होगा जो बाज के रखने से हमें प्राप्त होता है। बाज के रखने से इसका अर्थ निकलता है। यहाँ बाज की जगह बाज का पर्यायवाची रखने पर भी अर्थ वही होगा, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बाज की जगह बाज का कोई पर्यायवाची रख देते हैं तो भी इस दोहे के अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा शब्द शक्ति। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।